वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ JKM इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 और अगर NCERT खोलनी है अपने सामने वो खोल लो, अदरवाइज आई अटैच द स्निपेट्स हेयर। और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, कितनी डेंसिटी है, क्या कंसेप्ट है वो बताऊंगी, और कैसे ग्रोथ हो रही है। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। फर्दर डिले नहीं करते। अगर बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लो। पंजाबी और इंग्लिश की भी बनी हुई है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी धीरे धीरे बना रही हूँ जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। बट अभी फर्दर डिले नहीं करते और पढ़ना शुरू करते हैं। पॉपुलेशन डिनोट्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो उस चीज की पॉपुलेशन को बताता है। इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ अ नेशन। पॉपुलेशन मेक्स यूज ऑफ कंट्री रिसोर्सेज एंड रेगुलेट्स गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज। अगर हमें पता होगा कि किस तरीके की पॉपुलेशन किस एरिया में ज़्यादा है, उस हिसाब से गवर्नमेंट की जो है पॉलिसीज बनेंगी। अगर 0 से लेके 15 साल तक की पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स बच्चे ज़्यादा है, दैट मीन्स हेल्थ और एजुकेशन की पॉलिसीज में सुधार होना चाहिए। अगर 60+ वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा है, दैट मीन्स मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड पेंशन स्कीम्स के ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The growth distribution of population depends upon various factors such as physical, social, economic and culture. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके पीछे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर है और कल्चर फैक्टर है। ठीक है, अब आ जाता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप ये डायग्राम देखोगे ध्यान से, पेपर में आ सकता है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। उसमें आप देखो एक साइड पे कंट्रीज दी हुई हैं और एक साइड पे पॉपुलेशन इन मिलियन। आपको देख के पता चल रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना है, हम सबको पता है। उसके बाद इंडिया, उसके बाद USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। अगर आप ध्यान से देखो ये पॉपुलेशन बताई हुई है और कुछ फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही है कि 90% ऑफ पॉपुलेशन इन 10 सिटीज के अंदर है, 10 कंट्रीज के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन इन 10 कंट्रीज के अंदर रहती है। ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो कि है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इफेक्ट होती है। ठीक है, 3 मेजर फैक्टर है। पहला है जियोग्राफिकल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है सोशल। ठीक है, अब इसके अंदर भी फर्दर सब डिविजन्स डली हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले जियोग्राफिकल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सोशल। जियोग्राफिकल के अंदर भी 4 फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट और सॉइल। ठीक है, there are 3 major factors which influence the population size and distribution in the world. These are discussed below. सबसे पहला आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा लोग वहीं रहना प्रेफर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को शौक चढ़ा है कि उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच रहना है, नहीं है। जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल है लोग वहाँ पे रहेंगे। इसीलिए पहले टाइम पे जो गांव वगैरह बसते थे वो नदी के किनारे बसते थे, नदी से थोड़ी सी दूर, ताकि अगर नदी का पानी बढ़ भी जाए तो बाढ़ की प्रॉब्लम ना आए। अब क्या है, पानी जो है ड्रिंकिंग के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हर एक चीज़ की जरूरत है। आपके सुबह उठने से लेके आपके रात को सोने तक आपको पानी की जरूरत है। जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होगा लोग वहीं रहेंगे, सिंपल। दूसरा है लैंड फॉर्म एंड रिलीफ। कैसा लैंड फॉर्म है इंडिया के, आपने फिजिकल फीचर्स बचपन में पढ़े होंगे। तो इंडिया में प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। लोग रहना कहाँ प्रेफर करते हैं, प्लेन्स में। ना लोगों को पहाड़ों पर रहना है, ना लोगों को आइलैंड्स पे रहना है,
ना लोगों को डेजर्ट के अंदर रहना है, इसलिए प्लेन एरिया पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। देखो, क्योंकि प्लेन एरिया है, खेती बाड़ी करने में भी आपको इजी रहेगा, आपको रोडवेज रेलवेज बनाने इजी रहेंगे। जैसे पहाड़ों के अंदर तो सड़कें बनानी आपको पता ही है, जिन लोगों को ट्रैकिंग वैकिंग का शौक होगा या कभी वो हेमकुंड साहिब या वैष्णो देवी गए होंगे, उनको पता होगा कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद सड़कें नहीं बन सकती पहाड़ों में। इसीलिए प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी प्लेन्स होंगे वो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहाड़ों में कोई नहीं रह रहा, पहाड़ों में भी लोग रह रहे होंगे, लेकिन प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, जैसे गंगा प्लेन दिया हुआ है, हरिद्वार ऋषिकेश का एरिया आपको पॉपुलेटेड दिखेगा, लेकिन हिमालय जो है वो थिनली पॉपुलेटेड है। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट। लोगों को हार्श क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं है। क्लाइमेट जहाँ का अच्छा होगा वहाँ लोग रहेंगे, जैसे कि दिल्ली जैसे कि पंजाब, या प्लेन वाला एरिया देखो, यहाँ पे मौसम 12 महीने अच्छा रहता है, 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी। अब तो 6 महीने ठंड नहीं पड़ती, लाइक आज नवंबर चल रहा है अभी फिलहाल, एंड स्टिल पंखा चल रहा है। एंड आई रिमेम्बर द टाइम छोटे होते, लाइक अक्टूबर के अराउंड काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अदरवाइज प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो अच्छा होता है और इसीलिए लोग यहाँ रहना प्रेफर करते हैं। अब रशिया की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे साल में 6 महीने जो है रात रहती है। रात रहती है इन द सेंस वहाँ सूरज ही नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है। वो अर्थ के एक ऐसे कोने में पड़ रहा है, आप इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च करना। इसीलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट्स रीजन, वेरी हैवी रेनफॉल, जो हैवी रेनफॉल है, ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा कोल्ड है, नॉट फेवरेबल टू लिव, वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए सेटलमेंट्स आर ड्यू टू प्लेजेंट क्लाइमेट। मेडिटेरियन रीजन में जो है लोगों की सेटलमेंट ज़्यादा रहती है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है सॉइल। अब आज की डेट में तो लोग कोई खेती बाड़ी करते नहीं, ज़्यादा लोग नहीं करते, आधे से ज़्यादा पंजाब खाली हो गया, लोग कनाडा जा रहे हैं। सिर्फ कनाडा नहीं, मतलब फॉरेन सेटलमेंट हो रही है। तो कहने की बात यह है कि पहले टाइम पे जब टेक्नोलॉजी कम थी और प्रिमिटिव टाइम था, तो क्या कहते हैं कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर था। उनको खुद के खाने के लिए भी फसल उगानी है, उनको बेचने के लिए भी फसल उगानी है, इसीलिए सॉइल जहाँ पे अच्छा होगा लोग वहीं रहना प्रेफर करते थे। एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, जैसे ब्लैक सॉइल में कॉटन वगैरह उगती है, तो फर्टाइल सॉइल वाले एरिया में लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फैक्टर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, जियोग्राफिकल फैक्टर एक फैक्टर है जिसके अंदर 4 फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स और आपका सॉइल, ये चारों फैक्टर आ जाएंगे। पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट फ्लो डायग्राम बना के अपने आंसर्स को लिखना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, सैम्पल पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगी, उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आपको अपना पेपर जो है सॉल्व करना है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। ठीक है, अब आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर यानी जहाँ इकोनॉमिक वर्ड आपको आ जाता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर, उसको आपने पैसे के साथ जोड़ना है, कि जहाँ इकोनॉमी वर्ड आ गया उसको आपने पैसे के साथ जोड़ना है। अब इकोनॉमी के अंदर भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, जिंदा रहना है, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, इसीलिए इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि गाँवों की पॉपुलेशन कम होती है, शहरों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शहरों के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा कि आपकी जो हाउस हेल्प हैं, जैसे मेड, हमारे घर जो मेड आती है, उसका जो गांव है वो बिहार, मतलब वो बिहार रहती है, लेकिन वो काम के चक्कर में अपनी फैमिली के साथ जो है शहर के अंदर किराए के कमरे में रह रही है। सिमिलरली जो पापा की फैक्ट्री है, वहाँ की जितनी भी लेबर है वो, उनकी फैमिलीज गांव में है, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली शहर के अंदर है। बेशक वो ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है, इसीलिए शहरों के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू द गाँव। सिंपल।
Mineral industry is generally set up to area which have abundance of mineral deposit. Industry is set up in mining activities generally minerals की फैक्ट्रियाँ, कोयले की फैक्ट्री वहीं लगेगी जहाँ कोयले की खान होगी, और इंडस्ट्री वहीं लगेगी जहाँ चीप लेबर होगी, जहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। इंडिया के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉल सेंटर इंडिया के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एजुकेटेड सेमी स्किल्ड लेबर, चीप लेबर बहुत इजीली मिल जाती है। ठीक है। अब इसके 2 पॉइंट्स हैं। अर्बनाइजेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, बेटर मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सिविक एमिनिटीज सिटीज़ के अंदर रहता है। ठीक है। अब शहरों के अंदर रह रहे हो, मेडिकल फैसिलिटी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। दिल्ली के अंदर तो लड़कियों के लिए बस फ्री है, देयर इज़ मेट्रो, दुनिया जहान की चीज़ें। इसीलिए लोग जो हैं गाँव से शहरों में शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। इसीलिए आपको पता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर डेंसली पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू गाँव। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, वो और लेबर को अट्रैक्ट करेंगी। जितनी लेबर आएगी वहाँ पे उस हिसाब से शहर जो है बढ़ता जाएगा। जैसे कि इंडस्ट्रीज बिल्ड वास्ट रीजन, इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ जॉब्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, फैक्ट्री वर्कर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, टीचर, डॉक्टर, सर्विस। अब इंडस्ट्री किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन इंडस्ट्री हो सकती है। आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, सपोजिंगली गांव का एक बंदा है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, वो बन गया डॉक्टर। 10 में से 1% चांस है कि वो गांव में जाके अपना क्लिनिक खोलेगा, और 9% 100% चांसेस हैं कि वो शहर के अंदर क्लिनिक खोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके अंदर काउंट हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। कल्चरल सिग्निफिकेंस, लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि इस वे में वो सेफ फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश वाली साइड आपको ज़्यादा हिंदू लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एक तो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो उनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। सिमिलरली लोग वहाँ पे इकट्ठे रहना प्रेफर करेंगे क्योंकि कल्चर और रिलीजन बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब मेरे को बोलते हुए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या सही वर्ड्स यूज़ किए जाएं, क्योंकि आज की डेट में रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऐसे 1 मिनट में हर्ट होते हैं लोगों के। अब ऐसे समझ लो कि पंजाब के अंदर सिख लोगों की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कल्चरली रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। कल्चरल रिस्पॉन्सिबल ये, जैसे अमृतसर गोल्डन टेम्पल एक हिस्टोरिकल प्लेस है सरदारों के लिए, इसीलिए सरदार लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, और ये उसका कल्चरल फैक्टर है। अमृतसर की पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, सिखों की ज़्यादा क्यों है, ये रीज़न है। ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, अगर आपने मूवी देखी होगी लाहौरी, जो एक पंजाबी मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि बॉर्डर के पास की जो ज़मीन होती है वो अक्सर सस्ती मिलती है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि लोग वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने से डरते हैं। अब क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है और कभी भी जंग वंग छिड़ सकती है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए लोग जो हैं ऐसी जगह पे रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे दंगे फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े ना हों। ठीक है। इसीलिए बॉर्डर के आसपास पॉपुलेशन कम रहती है। यही हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल वाला पॉइंट है। पहला है कल्चर, जहाँ का जैसा होगा वहाँ पे वैसे टाइप के लोग रहेंगे, इसीलिए वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी। दूसरा है हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट, बॉर्डर्स के पास लड़ाइयाँ वड़ाइयों के चक्कर में लोग रहना प्रेफर नहीं करते। तीसरा आप गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कह सकते हो कि गवर्नमेंट भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होती है। मैनी टाइम गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव्स ऑफ पीपल लिव स्पेर्सली पॉपुलेशन और ओवर क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि इंडिया में तो नहीं है ये चीज़, बाहर की कंट्रीज़ में कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरफेयर करती है पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए।
अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कवर करा है जिसका नाम है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। 3 मेन पॉइंट्स है, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। जियोग्राफिकल के अंदर 4 पॉइंट्स है, इकोनॉमिक के अंदर 2 पॉइंट्स हैं एंड कल्चरल के अंदर भी 2 पॉइंट्स है। ठीक है, अब आ जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक 100 गज का घर है और एक 100 गज का घर है। 100 गज के घर में 10 लोग रह रहे हैं, 100 गज के घर में 50 लोग रह रहे हैं। किस में डेंसिटी ज़्यादा हुई? इस वाले में ज़्यादा हुई, क्योंकि सेम लैंड पीस पे जब ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो ज़्यादा डेंसिटी को बताएगा। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है पॉपुलेशन अपॉन एरिया, इससे आप जो है डेंसिटी निकाल सकते हो। बेसिक मतलब यही है कि लोग जो हैं ज़्यादा कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, कभी भी आप डेंसिटी में कंफ्यूज हो, इसकी डेफिनेशन लर्न करो, फॉर्मूला लिखो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज। पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है और चेंज कैसे होती है। तो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी जगह की पॉपुलेशन या तो चेंज होएगी या ग्रो होएगी। वो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ठीक है, जितने ज़्यादा बर्थ होंगे उस हिसाब से पॉपुलेशन इफेक्ट होएगी, डेथ होएगी पॉपुलेशन इफेक्ट होएगी, और फिर माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी 2 तरीके की है, माइग्रेशन इन और माइग्रेशन आउट। कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज, इट डिफाइंस चेंज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस होते हैं, वो चीज़ यही देखी जाती है कि क्या पॉपुलेशन जो है चेंज हो रही है। दिस चेंज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉपुलेशन का जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं, कल्चर, हिस्ट्री, ये फलाना ठिमकाना। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बर्थ रेट पे। बर्थ रेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आए बर्थ रेट का फॉर्मूला लिखाना। क्रूड बर्थ रेट यानी कि बर्थ, लाइव बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इन 2000, इससे आप एक साल की बर्थ निकाल सकते हो, कितनी परसेंटेज हुई है। मतलब एक साल में अगर 10,000 बच्चे बर्थ हुए हैं तो 10,000 अपॉन जितनी पॉपुलेशन है उस एरिया की, उसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे आपका बर्थ रेट निकल आएगा। डेथ रेट का भी सेम फॉर्मूला है। अब बर्थ तो खैर बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं कि फैमिली प्लानिंग को लेके लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। डेथ रेट पे आते हैं तो डेथ रेट बहुत सारी चीज़ों के कारण इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या कोई पैंडेमिक वगैरह आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, या कोई बीमारी में फैल जाए, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं। कोविड के टाइम पे सबको पता है डेथ रेट ज़्यादा था, तो डेथ रेट की परसेंटेज कोविड के टाइम पे ज़्यादा थी, उसका रीज़न था ग्लोबल पेंडेमिक। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है किसी गांव वगैरह में, शहरों में तो ये चीज़ कम देखी जाती है, शहरों में तो खैर छोटे मोटे वायरल और फ्लू चलते रहते हैं, कि नकली शराब की वजह से गांव के 10 लोगों की डेथ हो गई, या सीवर का गंदा पानी पीने की वजह से 20 बच्चों की डेथ हो गई। तो ये सब रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेथ रेट के। ठीक है, बर्थ और डेथ आई गेस बहुत ही बेसिक चीज़ है, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। जितनी बर्थ होगी उस हिसाब से पॉपुलेशन चेंज होगी, फॉर्मूला दिया हुआ है। जितनी डेथ होगी उस हिसाब से पॉपुलेशन चेंज होगी। डेथ के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि वहाँ पे से ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन अवेलेबल है या नहीं, कोई ग्लोबल क्राइसिस या कोई पेंडेमिक वगैरह तो नहीं चल रहा, या फिर अब कह लो कि वो वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई फ्लड वगैरह तो नहीं आया जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेथ के लिए। अब आते हैं माइग्रेशन पे। तो माइग्रेशन भी ना काफ़ी टाइप की है और माइग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इट इज़, अब माइग्रेशन की डेफिनेशन देखो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। अब लोग इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं।
माइग्रेशन हु मूव इनटू न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। नई प्लेस में जा रहे हो इमिग्रेंट्स हो। माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। ठीक है, अब दो कंपोनेंट्स हैं माइग्रेशन के, पहला है प्लेस ऑफ ओरिजिन और दूसरा है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी जहां से आप माइग्रेट कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि जहां पे आप माइग्रेट करके जा रहे हो, क्योंकि जहां से आप जा रहे हो आप वहां की पॉपुलेशन तो इफेक्ट कर ही रहे हो, लेकिन जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वहां की भी इफेक्ट कर रहे हो। जैसे कि प्लेस ऑफ ओरिजिन पे तो डिक्रीज हो गया, अब पंजाब से माइग्रेशन डिक्रीज हो रही है एंड कनाडा में इंक्रीज हो रही है। सिंपल समझो प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, अब आ जाती है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कितने टाइप्स की है? रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, यानी गांव से गांव माइग्रेट कर रहे हो, रूरल टू रूरल। अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर, दिल्ली टू मुंबई। रूरल टू अर्बन, गांव से शहर में आ रहे हो। ठीक है, अर्बन टू रूरल, शहर से गांव के अंदर जा रहे हो। ये 4 टाइप के हो गए। अब आ जाता है फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं? पहला फैक्टर है पुश फैक्टर और दूसरा फैक्टर है पुल फैक्टर। पुश और पुल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पुश जो कि आपको धकेले कि आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां की अपॉर्चुनिटीज बेटर है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक पुश फैक्टर है, गांव के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है इसीलिए लोग पुश हो रहे हैं। पुल फैक्टर जो आपको अट्रैक्ट करे, जैसे अच्छी जॉब, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, ये क्या हो गया? पुल फैक्टर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पुश और पुल दरवाजे में कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसमें मत होना। पुश जो आपको धकेले, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, मेडिकल कंडीशंस का ना होना, डेवलपमेंट ना होना, इंटरनेट कनेक्शन ना होना, पुश फैक्टर। पुल फैक्टर जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अच्छा क्लाइमेट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, अच्छी डेवलपमेंट। ठीक है, अब आ जाता है थ्योरी ऑफ मैल्थस और उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लास्ट ऑलमोस्ट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ मैल्थस पे आते हैं। Thomas Malthus in his theory 1798 stated that the number of people would increase faster than the supply of food, यानी लोगों की population बढ़ेगी और food supply जो है कम रहेगी। If the population increases any further, it would result in situation of population crash due to existing famine, disease and war. Population ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से food shortage होगी, लड़ाइयाँ होंगी, बीमारियाँ फैलेंगी। इसीलिए बर्थ रेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बर्थ कंट्रोल मेजर्स और पोस्टपोन इन मैरिज बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ 8-8 बच्चे होना वॉज वेरी नॉर्मल, लेकिन अब जो है फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट आ गया और ये उसकी थ्योरी थी कि एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, यानी पॉपुलेशन चेंज कैसे हुई। ये डायग्राम्स अगर आप याद कर सकते हो पेपर में बना के आ जाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। टीचर ने डायग्राम देख के खुश हो जाना है कि बच्चे को आता है। ठीक है, सिंपल आपको मैं समझा देती हूँ। पहले लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, डेवलपमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ी, अब लोग शहरों में आ गए हैं और इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, खेती बाड़ी कोई नहीं करता। यह है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और ये बात हम सबको पता है कि हाँ पहले लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, अब लोग शहरों में रहते हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करते ज़्यादा। इसी चीज़ को जब आप एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दो, वो बन गई आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सिलेबस बढ़ाया, तुम्हारा दिमाग खराब करा और कुछ नहीं है। The demographic transition theory is used to describe predict human population and growth in area. Theory describes that the population region changes from high birth to high death to low birth to low death. पहले high birth था, high death rate था, क्योंकि medical facilities नहीं थी, लोग conscious नहीं थे family planning को लेके। अब
डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है। सिंपल। द सोसाइटी विच इज रूरल एंड एग्रेरियन, एग्रेरियन मतलब खेती बाड़ी करती है, चेंजेस टू एन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज हो जाती है। अ सोसाइटी वेयर इलिटरेसी वॉज प्रेलिवेंट चेंजेस टू अ लिटरेट सोसाइटी, पहले लोग अनपढ़ थे अब वो पढ़े लिखे हो गए हैं। अब इसको इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। स्टेज 2 के अंदर बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट ठीक हो रहा है, और तीसरी स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट तीनों जो है न्यूट्रल है। ठीक है। पहली स्टेज जो है 200 साल पहले थी, जहां पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था। हाई डेथ इसीलिए थी क्योंकि फूड सप्लाई कम थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, और लोग जो है ज़्यादा पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करते थे डेथ रेट को कंपनसेट करने के लिए। लोग गांव में रहते थे, फैमिली का साइज बड़ा था, एग्रीकल्चर करते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी क्योंकि कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है, और लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स फैसिलिटीज तो है नहीं, लोग इलिटरेट थे और टेक्नोलॉजी कम थी। ये सब थी स्टेज 1। स्टेज 2 के अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि फर्टिलिटी हाई रही, बर्थ रेट तो हाई रहा लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होता गया। उसका रीजन था मेडिकल बेटर होना, हेल्थ फैसिलिटी बेटर होना, सैनिटेशन बेटर होना। इस टाइम पे आके टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और लोगों का बर्थ रेट हाई रहा लेकिन डेथ रेट लो चला गया। ये है सेकेंड स्टेज। तीसरी स्टेज में बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, और पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो चुकी है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है और लोग जानबूझ के अपनी फैमिली के साइज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब थ्योरी को देखो, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने बताया स्टेज 1 में, आज की नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, स्टेज 1 पे यानी कि जहाँ पे बर्थ भी हाई है डेथ भी हाई है, ऐसी कंट्री अभी के टाइम पे बांग्लादेश है। ऐसी कंट्री जहाँ पे बर्थ हाई है डेथ नॉर्मल होता जा रहा है वो है पेरू, श्रीलंका और केन्या जैसी कंट्री। और स्टेज 3 के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, जापान और यूएसए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि स्टेज 1 के अंदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्टेज 2 के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, और स्टेज 3 के अंदर है डेवलप्ड कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुकी हैं। आप ये कह सकते हो कि ये एक बेसिक थ्योरी है जिससे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखा जा सकता है कि बांग्लादेश अगर अभी स्टेज 1 में है तो 20 साल बाद वो स्टेज 2 में होगी, और इंडिया अगर स्टेज 2 के अंदर है तो 20 साल बाद वो स्टेज 3 के अंदर होगी, यानी वो डेवलप हो चुकी होगी। इसके अंदर क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है, और ये थी 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की पॉपुलेशन कैसे चेंज होती जा रही है। साथ ही जो चैप्टर है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, फिर हमने फैक्टर्स पढ़े, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिवाइडेड है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज के फैक्टर्स पढ़े जो कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन है। माइग्रेशन में भी हमने पुश फैक्टर पढ़े, पुल फैक्टर पढ़े, कितनी टाइप की माइग्रेशन होती है। उसके बाद हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी जिसके अंदर हमने 3 स्टेजेस पढ़ी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और इसी के साथ ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही बताया हुआ है कि फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, वुमेन्स की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जो कि आई थिंक बहुत बेसिक है और इंटरनेट हमें ये चीज़ें सिखा देती है। और जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है उसको पता होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कॉन्डम क्या होती है, एंड फैमिली प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, वुमेन्स की हेल्थ। आजकल तो लड़कों को भी लड़कियों से ज़्यादा पता है पीरियड्स के बारे में, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो है वो ओवर होता है। अगर आपको समझ आया तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं आया तो भी बताना।
एंड अभी तो मैं ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन फिर हम सैम्पल पेपर के ऊपर आएंगे। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाती जाऊंगी सबकी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।